कहानी की शुरुआत एक सुनसान मार्केट से होती है, जहां एक परिवार चुपचाप जरूरी सामान इकट्ठा कर रहा होता है। ये लोग इतने डरे हुए थे कि आपस में बात भी नहीं कर पा रहे थे, बस इशारों से एक दूसरे को समझा रहे थे। आखिर कुछ तो ऐसा था जो उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर रहा था। इस परिवार का मुखिया ली है और उसकी पत्नी का नाम एवलिन है। उनके साथ उनकी बड़ी बेटी रीगन है, जो बचपन से ही सुन नहीं सकती, और दो बेटे मार्कस और बो हैं। बो अब भी छोटा है, इसलिए उसे ज्यादा समझ नहीं है। वह एक अलमारी में रखे खिलौना रॉकेट को देखता है। जैसे ही वह उसे उठाने जाता है, रॉकेट उसके हाथ से गिर जाता है। यह देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं, लेकिन ठीक समय पर रीगन जल्दी से रॉकेट पकड़ लेती है और सबको बचा लेती है। ली इशारों में सबको बताता है कि अब शाम होने वाली है, हमें जल्दी घर लौटना होगा, नहीं तो खतरा हो सकता है। तभी उसका 4 साल का बेटा बो फिर से उस रॉकेट को उठाता है। यह देखकर सब डर जाते हैं, क्योंकि उस रॉकेट में बैटरी थी। अगर वह चल गया तो आवाज निकल सकती थी। ली तुरंत रॉकेट उसके हाथ से लेकर मेज पर रख देता है। इसके बाद सब घर लौटने लगते हैं, लेकिन बो बार बार उस रॉकेट को लेने की जिद करता है। इसलिए रीगन चुपके से बिना बैटरी वाला रॉकेट उसके हाथ में दे देती है और वे सब स्टोर से बाहर निकल जाते हैं। पर बो जाते समय रॉकेट की बैटरी भी उठा लेता है। अब वे सब घर लौटने के रास्ते पर हैं। पहले यह शहर रोशनी, गाड़ियों की आवाज और भीड़ भाड़ से भरा हुआ था, लेकिन आज यह शहर पूरी तरह वीरान और खामोश है। यहाँ न इंसानों की न पक्षियों की कोई आवाज सुनाई देती है। चारों ओर सिर्फ डरावनी खामोशी फैली हुई है। अब दुनिया में बहुत कम लोग बचे हैं। उन्हीं में से ये 5 लोग हैं। हम देखते हैं कि उन्होंने रास्ते पर रेत बिछाई हुई है ताकि पैरों की आवाज न हो। वे सब नंगे पांव उसी रेत पर चल रहे हैं। मासूम बो अपनी बहन रीगन के पीछे पीछे चल रहा होता है, अपने रॉकेट को लेकर बहुत खुश। फिर वह रॉकेट में बैटरी लगाता है और उसे ऑन कर देता है। रॉकेट से आवाज आने लगती है। रीगन को सुनाई नहीं देता, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही ली और एवलिन उस आवाज को सुनते हैं, उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। तभी अचानक वह घने जंगल से बाहर भागता हुआ आता है और गोली की रफ्तार से दौड़ने लगता है, सीधा उस डरावने मॉन्स्टर की तरफ जो बो के सामने था। ली पूरी ताकत से बो की तरफ दौड़ता है ताकि उस खिलौने को रोक सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह मॉन्स्टर बो को अपने साथ ले गया। इसके बाद कहानी 1 साल आगे बढ़ती है। अब ली और उसका परिवार इस भयानक हालात में जीना सीख चुका था। ली ने अपने घर में एक रिसर्च रूम बना लिया था, जहां उसने उन मॉन्स्टर्स के बारे में पूरी जानकारी जुटा ली थी। यहाँ हमें पता चलता है कि ये डरावने जीव क्रीचर्स कई किलोमीटर दूर से भी जरा सी आवाज सुन सकते हैं। अच्छी बात यह थी कि ये मॉन्स्टर्स पूरी तरह ब्लाइंड थे, लेकिन उनकी हियरिंग पावर इतनी तेज थी कि वे हवा में हल्की सी वाइब्रेशन या सबसे धीमी साउंड को भी महसूस कर सकते थे। अगर कोई इंसान जोर से सांस भी ले ले तो ये मॉन्स्टर उसे महसूस कर लेता और बिजली की गति से उसकी तरफ भागकर उसे कुछ ही सेकंड में मार डालता। उनकी स्किन इतनी सख्त थी कि उस पर गन की बुलेट या कोई भी वेपन असर नहीं करता था। असल में 1 साल पहले ये मॉन्स्टर स्पेस से आए थे। एक मेट्रॉइड के जरिए धरती पर उतरे। वे इतने तेज थे कि थोड़े ही समय में पूरी अर्थ पर फैल गए और लगभग सारी मानव जाति का सफाया कर दिया। इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, पूरी तरह खामोश रहना। और ली और उसका परिवार यह रहस्य पहले ही जान चुका था, इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी सेफ्टी सिस्टम तैयार कर ली थी। ली ने अपने घर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरास लगाए थे, ताकि अगर कोई मॉन्स्टर पास आए तो उसे पहले ही पता चल जाए। साथ ही उसने एक खास तरह के सिंबल्स बनाए थे ताकि वे जीव उसके घर के करीब भी ना आ सकें। ली ने अपने घर में एक अंडरग्राउंड बंकर भी बनाया था, जहां वह इन मॉन्स्टर्स पर रिसर्च करता था। उसे यह भी पता चल गया था कि इस इलाके में कुल 3 मॉन्स्टर्स हैं। अब ली उनका वीकनेस ढूंढने में लगा था। इसके साथ साथ ली रेडियो के जरिए पूरी दुनिया में हेल्प सिग्नल्स भेज रहा था, लेकिन अब तक उसे किसी से कोई संपर्क नहीं हो पाया था। यही हमें पता चलता है कि एवलिन गर्भवती है और बहुत जल्द बच्चे को जन्म देने वाली है। अब क्योंकि बच्चा पैदा होते ही रोएगा, इसलिए उन्होंने अपने आने वाले बच्चे के लिए एक साउंड प्रूफ बॉक्स बना लिया था, ताकि जब भी बच्चा रोए तो उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसे उस बॉक्स में रखा जा सके, ताकि मॉन्स्टर को उसकी आवाज सुनाई न दे। इस खतरनाक माहौल में हर छोटी तैयारी जिंदगी और मौत का फर्क तय कर सकती थी, लेकिन ली की बड़ी बेटी रीगन सुन नहीं सकती थी, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। ये कमी उसके लिए किसी भी पल जानलेवा साबित हो सकती थी। इसलिए ली लगातार कोशिश कर रहा था कि वह अपनी बेटी की इस कमी को दूर कर सके। उसने रीगन के लिए एक कोक्लियर हियरिंग एम्पलीफायर तैयार किया और उसे उपहार में दिया, लेकिन रीगन इस एम्पलीफायर से खुश नहीं थी। उसे लगता था कि यह भी बाकी सभी की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि ली ने पहले भी अपनी बेटी रीगन के लिए कई एम्पलीफायर्स बनाए थे। इसलिए रीगन ने शुरू में इस नए एम्पलीफायर को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन जब उसने उसे परखा तो उसे पता चला कि यह एम्पलीफायर सच में काम कर रहा है। जैसे ही उसे बाहरी दुनिया की हल्की सी आवाज सुनाई दी, उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतने समय बाद फिर से कुछ सुन पा रही है। उसी पल उसे अपने छोटे भाई बो की याद आ गई। अब भी रीगन अपने भाई की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती थी। उसे लगता था अगर उस दिन मैंने बो को वो टॉय रॉकेट न दिया होता तो वो आज जिंदा होता। वह अपने पिता की रिसर्च में मदद करके खुद को साबित करना चाहती थी। इसीलिए रीगन अपने पिता के
अंडरग्राउंड बंकर की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी ली उसे रोक लेता है। वह उसे सख्त इशारों में समझाता है कि अंदर जाना मना है, क्योंकि 1 साल पहले बो की मौत के बाद से ली को रीगन पर भरोसा नहीं रहा था। उसे डर था कि उस बंकर में माइक्रोफोन्स, रेडियोज और बहुत से साउंड डिवाइसेस हैं। अगर रीगन ने गलती से कुछ छू लिया और थोड़ी सी भी साउंड हुई तो उनकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। अगले दिन ली अपने बेटे मार्कस के साथ रिवर पर फिश पकड़ने जाता है। रीगन भी साथ चलना चाहती थी, लेकिन ली ने उसे मना कर दिया। वह कहता है, तुम्हारी माँ घर पर अकेली है, तुम उनका ध्यान रखो। और इतना कहकर ली और मार्कस नदी की तरफ निकल जाते हैं। रीगन को यह बात बहुत बुरी लगती है। उसे महसूस होता है कि शायद उसके पिता उसे प्यार नहीं करते। गुस्से और उदासी में उसने अपना बैग उठाया और घर छोड़कर चली गई, सीधा उस जगह पर जहां उसके भाई बो की मौत हुई थी। वह अपने भाई की कब्र के पास जमीन पर लेट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। धीरे धीरे उसकी आंखें एक जगह टिक जाती हैं, मानो कुछ गहराई से सोच में डूब गई हो। उधर दूसरी तरफ एवलिन घर पर अकेली थी। थोड़ी देर बाद वह बेसमेंट में कपड़े धो रही थी और उन्हें एक सैक में भरकर बाहर निकाल रही थी। तभी सीढ़ियों पर एक कील नेल उस सैक में फंस गई और ऊपर की तरफ उठ गई। अब वो नुकीली कील ठीक एवलिन के पैर के नीचे थी, लेकिन एवलिन को इसका एहसास तक नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ली और मार्कस नदी किनारे मछलियां पकड़ने में व्यस्त थे। थोड़ी देर बाद ली अपने बेटे को एक स्ट्रीम के पास लाता है और कहता है, यहाँ तुम बात कर सकते हो, क्योंकि पानी की आवाज तुम्हारी आवाज को छिपा लेगी। मॉन्स्टर्स तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। दोनों नदी के किनारे बैठकर बातें करने लगते हैं। मार्कस पूछता है, क्या आप रीगन को बो की मौत का जिम्मेदार मानते हैं? इस पर ली शांत स्वर में कहता है, नहीं, जो हुआ उसमें किसी की गलती नहीं थी। लेकिन मार्कस कहता है, फिर भी रीगन खुद को आज तक दोषी मानती है। आपको उसे बताना चाहिए कि उसकी कोई गलती नहीं थी। उसी समय घर पर एवलिन अपने मृत बेटे की तस्वीर देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अचानक एवलिन के पेट में तेज लेबर पेन शुरू हो जाता है, यानी अब उसके बच्चे के जन्म का समय आ चुका था। उसने अपने बेटे की फोटो फ्रेम हाथ में उठाई और जल्दी जल्दी बेसमेंट की ओर उतरने लगी, लेकिन जल्दबाजी में सीढ़ियां उतरते हुए उसका पैर उसी नुकीली नेल पर आ गया। तेज दर्द के बावजूद एवलिन के होंठों से एक भी आवाज नहीं निकली। उसने पूरा दर्द अपने अंदर दबा लिया, मगर उसी वक्त उसके हाथ से वो फोटो फ्रेम फिसल गई और जमीन पर गिरकर जोर की आवाज के साथ टूट गई। वो आवाज इतनी तेज थी कि एवलिन का दिल रुक सा गया। उसने धीरे से अपना पैर कील से निकाला। खून बहने लगा। उसका चेहरा दर्द से पूरी तरह लाल हो गया। फिर भी उसने एक सांस तक नहीं छोड़ी, क्योंकि वह जानती थी थोड़ी सी भी आवाज मौत को बुलाने के बराबर है। वो लंगड़ाते हुए बेसमेंट में नीचे गई और जल्दी से लाइट स्विच ऑन किया। लाल वार्निंग लाइट जल उठी, जो परिवार के लिए खतरे का संकेत थी। वो ऊपर लौटने लगी ही थी कि अचानक उसकी सांसें थम गईं, क्योंकि दरवाजे के पास वही मॉन्स्टर घर के अंदर आ चुका था। असल में जब फोटो फ्रेम गिरी थी तो उस आवाज को मॉन्स्टर ने सुन लिया था। अब वह गुस्से और भूख में घर के हर कोने में एवलिन को ढूंढ रहा था। डर के मारे एवलिन एक दीवार के पीछे छिप गई। उधर दूसरी तरफ ली और मार्कस मछलियां लेकर लौट रहे थे। उन्होंने दूर से देखा कि घर के चारों ओर लाल लाइट्स जल रही थीं। ली तुरंत समझ गया एवलिन खतरे में है। उसने बिना देर किए घर की तरफ दौड़ लगाई। इस बीच एवलिन डर से कांप रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन वह कोई आवाज नहीं निकाल रही थी। वह देखती है कि मॉन्स्टर हर कोने में उसकी तलाश में घूम रहा है। तभी उसकी नजर एक टाइमर पर पड़ती है। वह समझदारी से तुरंत उस टाइमर में कुछ सेकंड सेट करती है, उसे एक कोने में रख देती है और खुद दूसरे कोने में जाकर छिप जाती है। जैसे ही टाइमर की हल्की सी वाइब्रेशन हुई, मॉन्स्टर का सिर उस दिशा में घूम गया। वह धीरे धीरे उसी आवाज की ओर बढ़ने लगा। अब वह एवलिन से बस कुछ कदम की दूरी पर था। एक तरफ एवलिन का प्रसव पीड़ा, लेबर पेन, दूसरी तरफ मौत उसके सामने खड़ी थी। लेकिन फिर भी वह पूरी ताकत से खुद को नियंत्रित करती है। जमीन पर बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती है। फिर अचानक टाइमर अलार्म बजता है और उसी पल मॉन्स्टर तेजी से उस दिशा में भाग जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर एवलिन तुरंत बेसमेंट से बाहर निकलती है। वह जैसे ही मेन डोर तक पहुंचती है, देखती है कि घर के बाहर एक और मॉन्स्टर घूम रहा है। वह डर के मारे दीवार के पीछे छिप जाती है। दूर से ली और मार्कस यह सब देख रहे थे। ली समझ गया था अगर वह सीधे घर के अंदर गया तो न सिर्फ उसकी पत्नी बल्कि वो दोनों भी मारे जा सकते हैं, क्योंकि इन मॉन्स्टर्स की स्किन इतनी सख्त है कि गन की बुलेट भी उस पर असर नहीं करती। इसलिए उसने अपनी पहले से तैयार की हुई योजना को अमल में लाने का फैसला किया। ली ने जल्दी से मार्कस को एक टॉर्च दी और कहा, अब वही करो जो हमने पहले तय किया था। जल्दी से फ्लेयर रॉकेट चलाओ। मार्कस उस जगह की ओर दौड़ा जहां रॉकेट पहले से ही सेट किया गया था। उधर एवलिन ऊपर वाले माले पर बाथ टब की तरफ भागी। अब उसका दर्द असहनीय हो चुका था। वो बच्चे को ज्यादा देर तक रोक नहीं पा रही थी। उसी समय उसके हल्के से कराहने की आवाज महसूस कर वो मॉन्स्टर धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ने लगा। एवलिन को समझ आ गया अब शायद बचना नामुमकिन है। तभी अचानक दूर आसमान में फ्लेयर रॉकेट्स फटने की जोरदार आवाज हुई। मार्कस ने रॉकेट्स चला दिए थे। इन रॉकेट्स की तेज धमक और चमकदार रोशनी देखकर वो मॉन्स्टर जो एवलिन के ठीक पास था फौरन मुड़ा और उस आवाज की दिशा में भाग गया। उसी पल दर्द से तड़पती एवलिन अपने बच्चे को जन्म देते हुए एक जोरदार चीख निकालती है, मगर उसकी चीख उस धमाके की आवाज में दब जाती है। दूर खेतों में खड़ी रीगन ने भी आसमान में जलते लाल रॉकेट्स और चमक देख ली थी। वो सब कुछ समझकर तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ी। कुछ
देर बाद ली भी हाथ में गन लिए घर पहुंचा। सीढ़ियों पर खून के धब्बे देखकर उसका दिल डूब गया। वो उन निशानों का पीछा करते हुए बाथरूम तक पहुंचा जहां बाथटब पूरा खून से लाल हो चुका था। ली घुटनों के बल गिर पड़ा। उसे लगा कि एवलिन अब नहीं रही, लेकिन तभी शावर रूम के शीशे पर किसी ने हल्के से हाथ रखा। ली ने मुड़कर देखा, वो एवलिन थी। वो जिंदा थी और उसने अपने बेटे को जन्म दे दिया था। ली की आंखें हैरानी और खुशी से भर उठीं। वो तुरंत एवलिन और बच्चे को उठाकर अंडरग्राउंड रूम की ओर भागा। वहां ली ने पहले से ही बच्चे के लिए एक साउंड प्रूफ बॉक्स बना रखा था, लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट में घुसने वाला था, बच्चा रोने लगा और उसकी आवाज सुनकर मॉन्स्टर फिर उसी दिशा में आने लगा। ली ने फौरन कमरे का दरवाजा बंद किया और उसके ऊपर मोटा मैट्रेस डाल दिया। फिर उसने बच्चे के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाया और उसे साउंड प्रूफ बॉक्स में रख दिया, जिससे उसके रोने की आवाज बाहर न जा सके। अब जाकर ली और एवलिन ने राहत की सांस ली। ली ने कहा, मैंने इन राक्षसों की कमजोरी ढूंढ ली है। अब मैं एक ऐसा औजार बनाऊंगा जिससे ये कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। उधर दूसरी ओर रीगन घर लौट रही थी। रास्ते में उसने देखा कि खेतों के बीच एक लाइट जल रही है। वो जल्दी से उस रोशनी की तरफ बढ़ी, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे एक मॉन्स्टर उसके कदमों की आवाज सुनते हुए धीरे धीरे करीब आ रहा है। वो राक्षस लगभग उसके पास पहुंच ही गया था कि तभी अचानक रीगन के हियरिंग एड मशीन से तेज चुभने वाली हाई फ्रीक्वेंसी साउंड निकलने लगी। उस आवाज से मॉन्स्टर तड़पने लगा, मानो वो ध्वनि उसकी कानों में सुई की तरह चुभ रही हो। वो दर्द सह नहीं सका और चीखता हुआ वहां से भाग गया। उसी समय वो तीखी आवाज रीगन के कानों में भी गूंज रही थी। उसके हियरिंग एड मशीन से निकलती हुई वो फ्रीक्वेंसी इतनी तेज थी कि उसके कानों में जैसे सुइयां चुभ रही हों। लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर वहां से भागा, रीगन के कानों का दर्द भी अचानक गायब हो गया। वो हैरान रह गई कि उसकी मशीन ने ऐसा क्यों किया। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और रोशनी की तरफ बढ़ गई। वो रोशनी दरअसल एक टॉर्च की थी। जैसे ही रीगन ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। देखा तो वो मार्कस था, जो डर के मारे वहां छिपा हुआ था। अपनी बहन को देखकर मार्कस का डर थोड़ा कम हो गया। वो बोला, मैं झाड़ियों के पीछे से तुम्हें देख रहा था। वो राक्षस तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, पर जैसे ही वो तुम्हारे पास पहुंचा, अचानक भाग गया। ये सुनकर रीगन सिहर उठी, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि एक मॉन्स्टर उसके ठीक पीछे था। उधर एवलिन अपने बच्चों की चिंता में बुरी तरह घबराई हुई थी। वो ली से बोली, मुझे डर है, कहीं वो राक्षस मेरे बच्चों को न खा गया हो। तुम जल्दी जाओ, उन्हें ढूंढो। ली ने अपनी पत्नी और बच्चे को अंडरग्राउंड रूम में सुलाकर बाहर निकलने की तैयारी की। वो आसपास के इलाके में खतरे के निशान ढूंढने लगा, पर तब तक वो राक्षस वहां से जा चुका था, मगर उसने पूरे घर का हाल बेहाल कर दिया था। एक बड़ी वाटर पाइप टूट चुकी थी, जिससे तेज पानी बहकर सीधे अंडरग्राउंड रूम में जा रहा था। लेकिन ली का ध्यान उस ओर नहीं गया। वो खेतों की तरफ निकल गया, बच्चों को खोजने। उधर मार्कस और रीगन एक ग्रेन स्टोरेज टैंक के ऊपर छिपे हुए थे। उन्होंने वहां आग जलाई ताकि उनके पिता उन्हें देख सकें। दूर से उठता धुआं देखकर ली उनकी ओर दौड़ा। इधर एवलिन की आंखें पानी की आवाज से खुली। उसने देखा पूरा बेसमेंट अब पानी से भर चुका था। ऊपर से पानी झरने की तरह नीचे गिर रहा था। तभी उसकी नजर बच्चे के साउंड प्रूफ बॉक्स पर पड़ी। वो डिब्बा खुला था, लेकिन वहां से बच्चे की कोई आवाज नहीं आ रही थी। एवलिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या वो राक्षस उसके बच्चे को खा गया? वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। तभी उसने देखा वो मॉन्स्टर पानी में उतर चुका था और उस बॉक्स के बिल्कुल पास था। एवलिन करीब पहुंची तो देखा कि उसका बच्चा जिंदा है। वो बिल्कुल शांत पड़ा था और शायद इसी वजह से उसकी जान बच गई थी। एवलिन ने चैन की सांस ली, बच्चे को उठाया और एक कोने में जाकर दीवार से सटकर खड़ी हो गई। लेकिन अब वो राक्षस एवलिन की तरफ बढ़ रहा था, मौत बनकर। अगर बच्चे के मुंह से जरा सी भी आवाज निकलती तो उनकी मौत पक्की थी। उधर रीगन और मार्कस अपने पिता का इंतजार करते करते थक चुके थे। रीगन को लगने लगा कि अब उसके पिता शायद उन्हें बचाने नहीं आएंगे। वो अकेले घर लौटने का फैसला करती है, लेकिन मार्कस को अपने पिता पर पूरा भरोसा था। जब रीगन जाने लगती है तो मार्कस उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हादसा हो जाता है। ग्रेन टैंक का दरवाजा अचानक खुल जाता है और मार्कस उसमें गिर जाता है। गिरते ही उसके मुंह से तेज आवाज निकल जाती है। उस आवाज को सुनते ही वो राक्षस जो एवलिन को घर में ढूंढ रहा था, सीधा उस आवाज की दिशा में दौड़ पड़ता है। इस तरह एवलिन तो बच जाती है, मगर अब मार्कस की जान पर बन आती है। वो ग्रेन टैंक अनाज से पूरा भरा हुआ था। जितना मार्कस बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही और अंदर धंसता चला जाता। ये देखकर रीगन तुरंत टैंक का दरवाजा तोड़ती है और उसे अनाज में फेंककर खुद भी उसमें कूद जाती है। मार्कस लगभग डूबने ही वाला था कि रीगन उसे पकड़कर बाहर खींच लेती है। दोनों उस दरवाजे पर बैठ जाते हैं जो ऊपर तैर रहा था और किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन वो राक्षस दोनों की आवाज सुन चुका था। वो खेत के रास्ते से तेजी से टैंक की तरफ बढ़ने लगा। दूर से ली ने उसे देखा और समझ गया कि उसके दोनों बच्चे टैंक के पास हैं। रीगन ने मार्कस की जान तो बचा ली, लेकिन अब चारों ओर शोर और हलचल थी और मौत का साया उन पर तेजी से मंडरा रहा था। अगले ही पल वो राक्षस भी टैंक में कूद गया। वो सीधे उनकी ओर बढ़ा। तभी अचानक रीगन के ईयर मशीन से फिर वही तेज फ्रीक्वेंसी साउंड निकलने लगी। वो आवाज इतनी तीखी थी कि राक्षस दर्द से तड़प उठा। वो अपने कानों को झटकते हुए पीछे हटने लगा और अंत में वहां से भाग गया। इस तरह रीगन और मार्कस मौत के मुंह से बच निकले। वो टैंक से बाहर
बाहर आए और तभी उनके पिता ली भी उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। बच्चों को जिंदा देखकर ली की आंखों में आंसू आ गए। उधर एवलिन ये सब कुछ सीसीटीवी रूम से देख रही थी। तभी ली को एहसास हुआ कि वो राक्षस अब भी पास ही है। उसने तुरंत अपने बच्चों को सामने खड़ी कार में जाने को कहा और खुद एक्स उठाकर इधर उधर दौड़ने लगा ताकि राक्षस का ध्यान बढ़ जाए, लेकिन वो प्राणी अब उसके बिल्कुल ऊपर था। ली ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, राक्षस ने अपने पंजे से उसे पकड़ लिया और जोर से फेंक दिया। ली दर्द से कराह उठा। अपने पिता को इस हालत में देखकर मार्कस जोर से चिल्ला उठा, पापा। बस वही गलती घातक साबित हुई। आवाज सुनते ही राक्षस को मार्कस और रीगन की जगह पता चल गई। वो उनकी ओर बढ़ने लगा। तभी रीगन की मशीन से फिर वही फ्रीक्वेंसी की तेज आवाज आने लगी। वो आवाज रीगन के कानों को भी चुभ रही थी, इसलिए उसने मशीन बंद कर दी। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उसी फ्रीक्वेंसी में उस राक्षस की असली कमजोरी छिपी थी जिसे वो सहन नहीं कर सकता था। मशीन बंद करते ही रीगन ने अनजाने में अपनी ही मौत को बुलावा दे दिया। अगले ही पल मॉन्स्टर ने कार पर जोरदार हमला किया और मार्कस तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। उसी समय ली को होश आया। उसने देखा कि उसके बच्चे खतरे में हैं। उसे तुरंत समझ आ गया कि वो मॉन्स्टर से लड़कर कभी जीत नहीं सकता। अब उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था, कुर्बानी का। ली ने रेगन की तरफ देखा और इशारे से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बो की मौत के लिए मैंने तुम्हें कभी दोषी नहीं ठहराया। जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कहकर ली जोर से चिल्लाने लगा। आवाज सुनते ही मॉन्स्टर उसकी तरफ दौड़ा और एक ही वार में उसे टुकड़ों में बांट दिया। अपने पिता की मौत देखकर रेगन की आंखों में आंसू भर आए। वो हमेशा सोचती थी कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वो गलत थी। ली के मरने के बाद मॉन्स्टर वहां से चला गया। दूसरी ओर एवेलिन ये सब कुछ सीसीटीवी पर देख रही थी। तभी रेगन ने कार स्टार्ट की और अपने भाई को लेकर घर की ओर भागी। घर पहुंचते ही एवेलिन ने अपने दोनों बच्चों को कसकर गले लगा लिया, लेकिन तभी उसने देखा वो मॉन्स्टर फिर से उनकी ओर आ रहा था। वे जल्दी से घर के अंदर भागे। वहां मार्कस और रेगन ने अपने छोटे भाई की तस्वीर देखी और रेगन को अपने पिता का कोक्लियर इम्प्लांट याद आ गया। वो समझ गई कि उसके पापा उसके सुनने की शक्ति वापस लाने के लिए कितना संघर्ष कर रहे थे। अब उसे अपने पिता की बहुत याद आने लगी। कुछ ही पलों बाद मॉन्स्टर घर के अंदर घुस आया। एवेलिन ने बंदूक उठा ली और उसके सामने खड़ी हो गई। वो जानती थी कि उसकी गोली उस मॉन्स्टर की मोटी खाल को नहीं भेद पाएगी। वो अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देख रही थी। लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर उन पर झपटा, रेगन के कानों में भयानक दर्द होने लगा और उसी समय मॉन्स्टर भी दर्द से कराहने लगा। रेगन को समझ आया कि उसके कानों में लगी मशीन और उस मॉन्स्टर में कोई संबंध है। उसी वक्त उसकी नजर अपने पिता की रिसर्च पर गई। वो समझ गई कि उसके ईयर मशीन से निकलने वाली तेज फ्रीक्वेंसी ही उस मॉन्स्टर की कमजोरी है। अब रेगन ने तेजी से अपने कोक्लियर इम्प्लांट की पावर बढ़ा दी। उच्च फ्रीक्वेंसी की आवाज से मॉन्स्टर तड़पने लगा, जैसे वो आवाज उसकी पूरी देह में सुइयों की तरह चुभ रही हो। वहीं एवेलिन को भी समझ आ गया कि ये सब उसके पति की बनाई मशीन का कमाल है, लेकिन पावर बढ़ाने से रेगन के कान भी जोरों से दर्द करने लगे। तभी उसने समझदारी दिखाते हुए मशीन को माइक्रोफोन से जोड़ दिया, जिससे फ्रीक्वेंसी साउंड वेव और तेज हो गई। अब उस फ्रीक्वेंसी साउंड वेव की रफ्तार और भी बढ़ गई। मॉन्स्टर दर्द से बुरी तरह तड़पने लगा। उसकी हालत अब बेहद खराब थी। धीरे धीरे उसके सिर का आर्मर खुद ब खुद खुलने लगा। जैसे ही उसका चेहरा दिखाई दिया, एवेलिन ने बिना एक पल घुमाए शॉटगन से सीधा उसके सिर पर निशाना लगाया। गोली लगते ही उसका सिर ऐसे फटा जैसे कोई गुब्बारा फट गया हो और आखिरकार वो भयानक मॉन्स्टर मर गया। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। गोली की आवाज सुनकर उस इलाके के बाकी दो मॉन्स्टर्स भी उनकी ओर बढ़ने लगे। अब तक एवेलिन और रेगन दोनों जान चुकी थीं कि इन मॉन्स्टर्स की कमजोरी क्या है। रेगन ने तुरंत माइक की वॉल्यूम और बढ़ा दी और एवेलिन ने अपनी बंदूक को फिर से लोड किया। अब वे दोनों अगले मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार थीं और इसी के साथ यह रोमांचक कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। और अगर आप इस मूवी का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें पार्ट 2।